आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट जुलाई 2024 के विषय में। आज इस विषय में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप जो है सीटेट में सेकेंड पेपर एसएसटी लेकर के आप 130 प्लस नंबर ले आएंगे। आज इस संबंध में हम विस्तृत रूप से जानकारी देंगे, क्योंकि हम आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से एसएसटी यानी कि पेपर 2 का जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने वाले हैं। और हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे जैसा कि आप मानो कोई सिनेमा देख रहे हैं या फिर कोई कहानी सुन रहे हैं, और वो कहानी आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। और जाकर के हमारे द्वारा पढ़ाए गए किसी भी विषय का जो आप एनालिसिस करेंगे तो आपको एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर दिलाएगा। हम जो आपको पढ़ाएंगे एनसीईआरटी, जो कि सीटेट में पूछा जाता है, और एनसीईआरटी से एक भी प्रश्न बाहर का नहीं होता है, क्योंकि हमने उसका एनालिसिस किया हुआ है। तो इसलिए एनसीईआरटी को हम कवर करेंगे और हर चैप्टर को हम 2 से 3 पार्ट में डिवाइड करके आपको लाइनिंग बाय लाइनिंग पढ़ाएंगे, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे फिर ज्योग्राफी हो, चाहे फिर पॉलिटिकल हो। ये 3 पेपर है, मतलब ये 3 विषय है। ये 3 विषय से जो आता है आपका 60 नंबर आता है। हम 60 में 60 का दावा कभी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ 60 में से 50 का हम दावा कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको लाइनिंग बाय लाइनिंग पढ़ाएंगे और ऐसा पढ़ाएंगे कि आपका दिमाग में वो हमेशा हमेशा के लिए याद रह जाएगा। तो चलिए आज हम जो पढ़ाएंगे सीटेट जुलाई 2024 के लिए जो भी पढ़ाएंगे, तो सबसे पहले हम कक्षा 6 को लेकर के आगे बढ़ेंगे। ज्योग्राफी का क्लास हम कराएंगे, उसके बाद फिर ज्योग्राफी 6 का हो जाएगा, उसके बाद 6 का ही हिस्ट्री लेकर के आएंगे। हिस्ट्री जैसे ही 6 का खत्म होता है, फिर हम लेकर के आपके सामने आते हैं पॉलिटिकल साइंस, यानी कि हम क्लास 6 to 8 का टोटल, यानी कि कुल मिलाकर के 3 या 9 किताब है। 9 किताब को हम बारीकी के साथ आपको बिल्कुल क्लियर करा देंगे। आप लोग इस YouTube चैनल पर बने रहें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। तो चलिए बिना देरी के हैं वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। यह वीडियो उन सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि सेकेंड पेपर में सोशल साइंस लेकर के जुलाई 2024 में सीटेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, क्योंकि इस YouTube चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को सीटेट जुलाई 2024 के लिए एनसीईआरटी सोशल साइंस की किताब जैसे 6 क्लास से लेकर के 8 क्लास तक के भूगोल, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र को एक नए एवं मस्त तरीके से अध्ययन कराने वाला हूं, क्योंकि सीटेट में सोशल साइंस से कुल 60 प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें से 20 से 30 नंबर भी लोग नहीं ला पाते हैं, जिसके कारण पेपर 2 में बहुत ही कम लोग पास कर पाते हैं। इसकी सिर्फ एक ही वजह है कि कुछ लोग एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ते हैं और कुछ लोग पढ़ते भी हैं तो उसे समझ नहीं पाते हैं। अगर आप इस YouTube चैनल के माध्यम से तैयारी करेंगे तो आप सीटेट सेकेंड पेपर में 60 नंबर का जो एग्जाम होगा उसमें से आप 48 से 50 नंबर ला सकते हैं। आप अपना स्कोर 135 से ज्यादा कर सकते हैं। हमारे इस YouTube चैनल पर भरोसा करें और सीटेट जुलाई 2024 के लिए एसएसटी पेपर का तैयारी हमारे इस YouTube चैनल से करें। और हम आपको बता दें, आज हम क्लास 6 की ज्योग्राफी का पहला चैप्टर को लेकर के आए हैं, जिसको कि आज हम पूरा कंप्लीट करेंगे। कक्षा 6 के जो भूगोल है, उस भूगोल का नाम है पृथ्वी हमारा आवास। पृथ्वी हमारा आवास, इसमें से कुल 6 चैप्टर है, 6 इसमें चैप्टर हैं, और आज हम इस वीडियो में पहला चैप्टर को कवर करेंगे। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप पहली बार इस YouTube चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर के अंत तक देखें। यदि वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो फिर हमें बाद में बताइएगा।
आपने YouTube पर अब तक बहुत सारा वीडियो देख लिए हैं, लेकिन ये वीडियो एक बार देख लीजिए, उसके बाद फिर और सब वीडियो से तुलना कीजिएगा कि आपको किस तरह से इस वीडियो में नॉलेज दिया गया है, बाकी अदर सब वीडियो में आपको नॉलेज मिला है। तो आप लोग इस वीडियो पर शुरू से लेकर के अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्लास 6 का जो है हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं अध्याय 1 से। अध्याय 1 में है सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल में पृथ्वी। सबसे पहले हम लोग अध्याय 1 जब खोलेंगे अपना बुक का तो हमको यही चैप्टर मिलेगा। चैप्टर 1 क्या है? सौर मंडल में पृथ्वी। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि सौर मंडल वास्तव में होता क्या है और उसके अंदर में पृथ्वी है। उसके बाद में हम पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसका मतलब कि सबसे पहले हम सौर मंडल के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर सौर मंडल क्या चीज है। तो चलिए हम बात करते हैं सौर मंडल। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। यानी कि आप लोग समझ गए होंगे कि सौर मंडल में जो है सूर्य है और उसके बाद 8 ग्रह है और उपग्रह है तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड भी हैं, जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड। यानी कि ये सभी मिलकर के सौर मंडल का निर्माण करता है। तो उसका एक झलक हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए 8 ग्रह था, तो देखिए 8 ग्रह हमने अभी ऊपर बात की, तो यहाँ पे है। इस प्रकार हम 8 ग्रह का नाम पहले यहाँ पे जान लेते हैं। देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये 8 ग्रह हैं। इसके अंदर उपग्रह भी है और कुछ उल्काई पिंड एवं क्षुद्र ग्रह भी है, जिसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे और उसको बारीकी से जानेंगे। तो चलिए इसमें हम आगे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए बात की गई है ग्रह की, यानी कि 8 ग्रह। 8 ग्रह का नाम हमने अभी आपको तुरंत यहाँ पे बता दिए हैं। तो अब चलते हैं, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर ये ग्रह क्या होता है, क्योंकि आपको इस तरह की जानकारी YouTube पर नहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग ग्रह के विषय में जानने की कोशिश करते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ आकाशीय पिंड ऐसे हैं जिनके पास अपना प्रकाश नहीं है और वह दूसरे की प्रकाश से चमकते हैं। ऐसे ही पिंड को हम ग्रह कहेंगे। ये बात क्लियर हो गई, आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ यानी खगोलीय पिंड ऐसे हैं जिनके पास अपना प्रकाश नहीं है, परंतु वह दूसरे की प्रकाश से चमकते हैं, इसीलिए उसे ग्रह कहा गया है। कुल मिलाकर के बात यहाँ पे ये आई कि ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। हम उम्मीद करते हैं कि ग्रह आप समझ गए हैं। फिर हम लोग आगे चलते हैं, उपग्रह के बारे में जानते हैं, क्योंकि सौर मंडल में हम कुछ उपग्रह के बारे में भी बात किए थे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि उपग्रह क्या होता है। उपग्रह सबसे पहले आपको समझना होगा आखिर उपग्रह किस चिड़िया को कहते हैं। देखिए उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। देखिए यहाँ पे एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, उपग्रह जो है ये भी एक क्या है, खगोलीय पिंड है, यानी कि आकाशीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। देखिए इसमें एक बात समझना है आपको कि ग्रह जो है वो सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन ग्रह का भी कोई
ऐसा पिंड है जो चक्कर लगाता है, और उस पिंड को हम लोग कहते हैं उपग्रह। यानी कि ग्रह जो है सूर्य का चक्कर लगाते हैं, लेकिन उपग्रह जो है ग्रह का चक्कर लगाते हैं। आपको इतना समझ में आना चाहिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खगोलीय पिंड, क्योंकि हम ऊपर इधर देखते हुए आए हैं कि आखिर खगोलीय पिंड की चर्चा जो किए हैं वो होता क्या है। जी हाँ, खगोलीय पिंड के विषय में हम लोग थोड़ा यहाँ पे जान लेते हैं। देखिए, ये है मेरा खगोलीय पिंड। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आकाश में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाते हैं। खगोलीय पिंड यानी कि आप यूं समझिए कि सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में आपको झलकती हुई दिखाई पड़ता है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, खगोलीय पिंड कहेंगे। और हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं तारा। तारा क्या होता है? जी हाँ, आपने अभी तक जो सीखा है उसमें से और थोड़ा जानकारी बढ़ाते हैं आपके अंदर, और हम समझते हैं कि तारा। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। देखिए, इस पे बहुत बड़ी बात है। अगर तारा को हम लोग शॉर्ट में समझना चाहें तो तारा वह खगोलीय पिंड है जो गैसों के बने होते हैं, और इनके पास अपना ऊष्मा एवं प्रकाश होता है, और यह बड़ी मात्रा में जो है ऊर्जा को उत्सर्जित करता है, यानी ऊर्जा को जन्म देता है। इसी को हम तारा कहेंगे। यानी कुल मिलाकर के यूं कहा जाए, तारा के पास अपना जो है ऊष्मा एवं प्रकाश होता है, और वह तारा कहलाता है। यानी कि वह खगोलीय पिंड जिनके पास अपना ऊष्मा एवं प्रकाश होता है, और वो बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है, वही आपका तारा कहलाता है। और इसमें एक बात याद रखिएगा कि सूर्य भी क्या है, यह एक तारा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है ऊष्मा है, यानी कि आग है इसके अंदर, और इसके अंदर प्रकाश है, यानी कि लाइट भी है, और यह जो है बहुत बड़ी मात्रा में जो है ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, इसीलिए इसको तारा कहा गया है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्षुद्र ग्रह, क्योंकि क्षुद्र ग्रह का चर्चा भी हम आगे किए थे ऊपर में, तो अब यहाँ हमको समझना होगा कि ये क्षुद्र ग्रह क्या है। इसका भी हम लोग देखते हैं कि इसका माजरा क्या है। क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी बात कही गई है। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त, यानी कि तारों को छोड़ करके, ग्रहों को छोड़ करके, उपग्रहों को छोड़ करके असंख्य छोटे पिंड भी हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिसे हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यानी कि क्षुद्र ग्रह जो है ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और जाकर के आपको बताते चलें कि ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह जो है मंगल ग्रह और जाकर के बृहस्पति ग्रह के चारों ओर पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रहों के ही भाग हैं, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हुआ है। यानी कि ग्रह का ही छोटा मोटा भाग है, जो कि ग्रह से टूटकर बहुत वर्ष पहले ही अलग हुआ था, और वह सूर्य का अभी परिक्रमा करता है, और जाकर के इसकी बहुत बड़ी मात्रा मंगल ग्रह एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं में पाए जाते हैं। तो चलिए हम लोग इसमें आगे देखते हैं उल्का पिंड। उल्का पिंड के विषय में हम लोग बहुत सुने हैं, समाचारों में भी आप लोग सुनते हैं कि आखिर उल्का पिंड पृथ्वी से टकराने वाला है। आखिर वो उल्का पिंड होता क्या है, उसके विषय में भी जानना अति आवश्यक है, क्योंकि हमारे किताब में दिया हुआ है। तो देखिए, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं, और कभी कभी यह पत्थर
इतना तेजी से घूमते हैं जिसके कारण वहां से अलग यानी कि सूर्य से अलग होकर के यह पृथ्वी की ओर बहुत तेज गति से आने लगता है और यह इतने बड़े होते हैं कि आते आते पृथ्वी से कुछ ऊपर ही यह हवा में घर्षण के कारण जल जाता है, जिसको कि हम लोग देखते हैं एक आग की चिंगारी की तरह दिखाई पड़ता है। जी हाँ, उसे ही हम उल्का पिंड कहेंगे। कभी कभी ये उल्का पिंड इतने बड़े हो जाते हैं कि वह जब गिरते हैं तो पृथ्वी के किसी हिस्से पे जब वो पड़ते हैं तो वहां बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। चलिए इसमें हम आगे बात कर लेते हैं आकाश गंगा और ब्रह्मांड की। आकाश गंगा और ब्रह्मांड के विषय में भी जानकारी हम लोगों को होना चाहिए, क्योंकि अक्सर जो है सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसीलिए इसको छोड़ना नहीं है और इसको जो है बिल्कुल आराम के साथ समझे। आकाश गंगा और ब्रह्मांड, इसके विषय में हम लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप जब भी रात्रि के समय आकाश को देखते हैं तो उसमें बहुत सारे तारे टिमटिमाते हुए नजर आता होगा, तो उन तारों के विषय में जानकारी प्राप्त करना हमें जरूरी हो जाता है। तो चलिए हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते देखा है? यानी कि कहने का मतलब, जब आसमान साफ होती है और रात्रि के समय आप आसमान को देखेंगे तो खुली यानी कि सफेद चौड़ी पट्टी की तरह आपको रोशनी दिखाई पड़ता होगा। यह लाखों तारों का समूह होता है और यही समूह जो है आकाश गंगा यानी कि इसे हम मिल्की वे कहते हैं। आकाश गंगा या मिल्की वे समझ गए हैं कि क्या है। यानी कि रात्रि के समय जब आकाश को आप देखते हैं तो सफेद पट्टी की तरह आकाश यानी कि प्रकाश की लाइट को चमकदार रास्ता आपको दिखाई देगा, जिसको कि हम लोग क्या कहेंगे, आकाश गंगा या फिर मिल्की वे। सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। अभी जो हम सौर मंडल पर है, सौर मंडल में 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड वगैरह जो आते हैं वो जो है इसी आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। कहने का मतलब कि देखिए, इसमें प्राचीन समय में ऐसा मान्यताएं थी कि आकाश में जो है प्रकाश की तरह एक नदी बहती है। इस नदी को आकाश गंगा नाम दिया गया। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है और इस प्रणाली की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर के एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो आप समझ गए हैं कि आकाश गंगा और ब्रह्मांड क्या है। और इसमें थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं हम लोग कि आर्यभट्ट आखिर ये क्या है, यानी कि किस चिड़िया का नाम है। तो हम आपको बता दें कि ये आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। ये कौन थे? आर्यभट्ट भारत के ही थे, जो कि बहुत पहले जमाने में एक खगोल शास्त्री थे। इन्होंने कहा था कि सभी ग्रह, चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण ही चमकते हैं। यानी कि आर्यभट्ट ने सबसे पहले यह कहा कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा जो है सूर्य की प्रकाश के परावर्तित किरणों के कारण ही चमकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि अगर हम पूरा वीडियो बनाएंगे तो वीडियो लंबा हो सकता है और आप लोग देखते समय बोर होने लगेंगे। इसीलिए इस वीडियो को हम 2 पार्ट में बनाएंगे। आज हम यहीं पर इसको छोड़ते हैं, यानी कि इसका अगला पार्ट कल आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।